जो इसका विरोध कर रहे हैं आयोग में जो भी लोग हैं, या किसी भी तरीके से वर्चुअल हियरिंग को जो लोग रोक रहे हैं, उनकी जो सोच है या उनकी जो तकलीफ है, मान लीजिए जो पारदर्शिता नहीं चाहते हैं वो तो सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो किन कारणों से, क्या क्या मेन मुख्य कारण उन लोग के क्या हैं जो वो नहीं चाहते हैं। गांधी सर ने इसके बारे में पहले भी बताया है। एक्चुअली इसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो बार काउंसिल की तरफ से ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो एक बात है बार बार लोगों ने कहा है, देखिए ये बात जो सीनियर लॉयर्स हैं इनकी आमदनी इसमें डिपेंड होती है। छोटे शहर का लॉयर बड़े शहर में पहुंच नहीं पाता, तो वो हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, बड़े लॉयर को दे देता है, उनकी आमदनी पे असर होगा, ऐसा लोग कहते हैं। एक्चुअल कोई सर्वे नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं देवेंद्र जी की जो छोटे मतलब छोटे नहीं बोल सकते उनको, लेकिन ऐसे प्रैक्टिशनर, ऐसे लॉयर जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी भाषा में अपन बोले, हाँ बड़े शहरों में नहीं रहते, तो इसलिए वो बड़े नहीं है, जो नामी गिरामी वकील नहीं है इस तरह से। तो जो नामी गिरामी वकील हैं उनको दिक्कत हो रही है कि कहीं उनका धंधा इससे प्रभावित होगा। और सही है, यदि किसी का बिजनेस प्रभावित होता है तो वो गवर्नमेंट के विरुद्ध स्ट्राइक में आ जाता है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो ये मेन इसमें दिक्कत आ रही है हमें लगता है, और बाकी बहुत सारी दिक्कतें अपने अपने स्थान पर है। शिवानंद जी, इसमें कुछ जुड़ना चाहूंगा, दो चीज। जी जी बिल्कुल। जो देवेंद्र जी ने कहा उसमें सबसे बड़ा विरोध यदि किसी का है तो ये वकीलों का है, नंबर 1। दूसरा उसका कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई में रहने वाले हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, अंडमान वाले हो, उनको सुप्रीम कोर्ट का मामला है, दिल्ली आना पड़ता है। जस्ट इमेजिन खर्चा कितना होता है, उनको दिल्ली के वकील को हायर करना है। मगर यही मामला अंडमान निकोबार या चेन्नई से वहां के वकील ऑनलाइन हो तो वो अपीयर कर सकता है, उसका मामला निपटा सकता है। तो जो लॉबी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों की, उन लोग इस पर हावी है। दिस इज इन शॉर्ट। थैंक यू। और एक चीज बताओ देवेंद्र जी, हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाइए जिनका ऑपोजिशन है, हम आर्ग्यू करें उनके साथ, बैठ के आर्ग्यू तो करें। अनफॉर्चुनेटली वो अब तक नहीं हुआ सर। मैं सहमत नहीं हूं सर। मध्य प्रदेश में वकील चाह रहे थे कि वर्चुअल हाइब्रिड सिस्टम चलता रहे, कोर्ट ने बंद कर दिया। जो अपोज करते हैं वो अगर चर्चा करेगा, हमारे साथ संवाद करेगी, क्यों भाई कोर्ट ने बंद कर दिया सर। आप ये सही है अपीयरेंस देते थे ऑनलाइन, में व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अपीयरेंस जब हम ऑनलाइन देते थे तो जज कहते थे कि यू आर इंटरफेयरिंग द कोर्ट, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ बहाना उनका ये था कि आप कोर्ट में आके बहस करिए, हम अगर कोर्ट में बैठे हैं तो आप भी आइए, तो आप वहां घर से बैठ के बहस। एक कोर्ट में ये कहा था जज ने कि मुझे कोर्ट आना पड़ता है और तुम मसूरी में बैठ के काम करो। सर ये रेगुलर इंटरवल में होता था। देखिए, जो पिटीशन की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, नाम नहीं देना चाहता हूं किसी का, तो उन्होंने खुद विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया कि नहीं हमें वर्चुअल कोर्ट नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन, वो बार काउंसिल के अध्यक्ष जब बोल रहा है, उसका मतलब पीछे काफी वकीलों का बैकिंग है उनको। नहीं, मेरे हिसाब से प्रिविलेज वकीलों का बैकिंग है, और उनका ये क्या, इनफैक्ट one of the statements that Bar Council resolution says कि ओपन कोर्ट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से वर्चुअल से ज्यादा ओपन कोर्ट और क्या होगा। और सर एक बात और है कि वही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट वर्चुअल कोर्ट का सबसे ज्यादा लाभ भी ले रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में भी वर्चुअली अपीयर हो रहे हैं, दिल्ली में भी वर्चुअली अपीयर हो रहे हैं, उत्तराखंड के भी कोर्ट में वर्चुअली अपीयर हो रहे हैं। पर डे चीफ जस्टिस की कोर्ट्स में या कि जो डिविजनल बेंच की बड़े कोर्ट्स हैं वहां पे सीनियर एडवोकेट्स अपीयर हो रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, एज पर रूल्स की 60 वर्ष से ऊपर है और उनको परमिशन है, तो वो सब अपीयर हो रहे हैं बड़े मैटर्स में। तो सर इसमें तो फायदा हुआ फिर सभी वकीलों का, तो इसमें फायदा हुआ, विशेष तौर पे सीनियर का तो बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति केस लगाता है तो वो सबसे पहले सीनियर और अच्छा वकील ही ढूंढता है। तो वो जब हर हाई कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं कहीं से भी बैठ करते, तो हमें लगता है कि सीनियरों का तो बहुत इसमें फायदा है। मैं जो देख रहा हूँ सर कि सीनियर एडवोकेट्स धीरे धीरे वर्चुअल को प्रेफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट चाहता है कि हमको घरे बैठे 4 मुकदमे 2 मुकदमे के लिए हाई कोर्ट न जाना पड़े, घर बैठे ही हम बहस कर लें। वो तो चाह रहे हैं कि हमको परमिशंस मिले, लेकिन ये बात अलग है, मगर सुप्रीम कोर्ट में विरोध कर रहे हैं, ये बात हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट का एक लॉबी होगी, मैं ये नहीं कहता। नहीं, अभी पता चलेगा, अगली तारीख जो है। तो प्रवीण सर,
सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ वकील हैं कितना विरोध कर पाएंगे? सभी हाई कोर्ट्स के वकील देखिए, और इनके उन्होंने पुरजोर विरोध किया संघ है और लास्ट जो पिटीशन जो डेट थी उसके पहले वाली पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है पूरा उनकी तरफ झुके हुए थे। इसे जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। प्रवीण भाई, आई थिंक अभी इस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा ना करें। ओके डन। हाँ सही है, बिल्कुल आपने पिटीशन भी दायर किया हुआ है। हाँ ओके। हाँ तो अभी आगे बढ़े और कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। आशीष नारायण विश्वास जी, आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मैं एक तो सवाल है नित्यानंद सर के पास और बाकी 3 तो सवाल है शैलेश साहब का। पहले हम नित्यानंद साहब से एक चीज जानना चाहता हूँ। मेरा एक अपील का एगेंस्ट में 2015 में उस टाइम का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑनरेबल इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर आचार्युलू एक ऑर्डर दिए थे, मतलब पीआईओ का एगेंस्ट में सेक्शन 21 में मैक्सिमम पेनल्टी इंपोज किए थे। महाराष्ट्र का केस था ये। तो उसमें पीआईओ क्या किया, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन फाइल करने का साथ ही उसमें स्टे हो गया। उसका बाद केस अभी चल रहा। जितना मेरा अभी तक इंफॉर्मेशन है उसका फाइनल ऑर्डर नहीं निकला, मतलब जजमेंट नहीं निकला है। तो उसमें हम रेस्पोंडेंट नंबर 1 था सीआईसी, रेस्पोंडेंट नंबर 2 था मैं। तो हम रेस्पोंडेंट नंबर 2 मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। हमारे पास नोटिस आया था, नोटिस हम रिसीव किया था, लेकिन हमने अपीयर नहीं हुआ, ना कोई एडवोकेट एंगेज किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें मेरा क्या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो सकता है? नहीं, वो तो आपका राइट है। आप अपीयर होना चाहे तो हो, ना होना हो चाहे तो डिफेंड करने का आपका राइट है। अगर आप उसको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। हाँ, हमारा जो डाउट जहां लग रहा है जे मान लीजिए पीआईओ जीत गया है। पीआईओ का मैंने क्वेश्चन था यही जे पीआईओ एक्चुअली बात क्या था, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। पीआईओ एक फॉल्स इंफॉर्मेशन हमको दिया था। फॉल्स इंफॉर्मेशन। रुक जाए आप। यस सर। Background is irrelevant. You did not appear. There is no compulsion on you to appear. ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर मेरा अभी सर मिस्टर गांधी सर आपके पास मेरा 3 तो सवाल है, काइंडली थोड़ा हमको मार्गदर्शन कराएं। हाँ जरूर एक के बाद एक। मैं एक तो नॉन कॉम्प्लायंस का लेटर दिया है प्रेजेंट आईसी के पास, हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ। 15 जून में उनका एक ऑर्डर था, पीआईओ को ऑर्डर दिया था तुम 15 दिन का अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो एपिलेंट को। मैं एपिलेंट था। 15 दिन पार हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, डिनाई किया है पीआईओ, लेटर देके डिनाई किया। उसी सिलसिले में हमने सीआईसी को प्रेयर किया, सर देखिए आपका ऑर्डर का वायोलेट हुआ है या नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है। केस इट इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग सेक्शन 20 एंड आई एम प्रेइंग बिफोर यू टू टेक इमीडिएट स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरा यही लेटर था, मेरा यही प्रेयर था। ये प्रेयर किया है, 2 महीना पार हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, ना हमको इन्फॉर्मेशन मिला। अभी एक सेकंड सर। कमीशन 1.5-2 साल में रिएक्ट करता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलकर उनका फायदा क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बराबर है, मगर ये हकीकत है। मतलब ये तो हाँ, अभी हमको क्या, हम 3 दिन पहले फोन किया था, डिप्टी रजिस्ट्रार से बात हुआ था, हम उनको बोला कि सर इसको थोड़ा बंदोबस्त कीजिए, मैं आप आईसी का पास रखिए इसको, ये इन्फॉर्मेशन मेरा अर्जेंट दरकार है, मेरा उम्र 64 है। तो हम तो उसका ऑर्डर आता है तो उसका पहले हम चला जाएंगे ऊपर। देखिए मैं आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ छड़े चौक सब जगह मैं ये कहता हूँ कि भाई इंफॉर्मेशन कमीशन इसको राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, राइट टू हिस्ट्री बना रहे हैं। हाँ, कोई इलाज मेरे पास नहीं है। तो आप हमको क्या सजेशन दीजिएगा? हाँ, हमको अभी क्या करना चाहिए? There is nothing I can suggest. There is nothing I can suggest. मैं क्या चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब जानते हैं, कोई कुछ नहीं जवाब देगा आपको। मैं अगर आरटीआई किया तो आप क्या आरटीआई में पूछेंगे? गिव मी द एक्शन टेकन रिपोर्ट। एक्शन टेकन, इट इज इन क्यू। इट इज इन क्यू। नेक्स्ट करेंगे, टाइम बताओ। टाइम नॉट ऑन रिकॉर्ड, कैन नॉट बी, इट्स नॉट इंफॉर्मेशन। देयर इज नो प्रेशर, सीआईसी के ऊपर प्रेशर तो कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। आप करिए, आपको अगर खुशी होती है तो करिए, पर कुछ नहीं होगा।
अच्छा, लेकिन जब मिस्टर प्रोफेसर आचार्युलु सीआईसी थे उस टाइम एक तो आरटीआई करके हमको फायदा मिला, बढ़िया बढ़िया फायदा मिला, लेकिन उसका टाइम थोड़ा अलग था। और एक तो चीज मैं जानना चाहता हूँ, अभी सीआईसी में जब किसी को शोकॉस करता है, शोकॉस के साथ साथ एक तो लिख देता है कि विद द अबव ऑब्जर्वेशन द इंस्टेंट कंप्लेंट इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोई भी केस में मान लीजिए तो इसमें शोकॉस किया है पीआईओ को, करने के बाद लिख दिया है केस डिस्पोज ऑफ। तो मेरा सवाल है, अगर केस डिस्पोज ऑफ हो ही गया तो पीआईओ शोकॉस का जवाब दे ना दे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, शोकॉज मेरे हिसाब से देखिए दो अलग अलग व्यूज है। मैं भी ऐसे करता था, अपील या कंप्लेंट में डिसीजन दे देता था और उसको शोकॉज इशू करता था और एडजंट ऑर्डर निकालता था पेनल्टी का। So there are both possibilities. नहीं, हमारा कहने का मतलब है ये डिस्पोज ऑफ लिख दिया है तो मामला तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ। हाँ सर, उस केस को as far as show cause is concerned is still open. At least I used to treat it like that. गलत सही I don't know. I used to treat it like that. I used to give a decision either disposed or in favor of the applicant or against the applicant. But the show cause would follow and the adjunct would, and उसी ऑर्डर में मेरा तो शो कॉज होता है। वो लिखा नहीं यार, और शोकॉज का जवाब कितना दिन में देना है और कब इसको लेके फिर हियरिंग होना है, वो भी नहीं है। वो लिखा होना चाहिए ना, नहीं है, इसीलिए तो मेरा डाउट है काहे के लिए मतलब देयर इज अ मीनिंगलेस ऑर्डर। हाँ यस, मीनिंगलेस ऑर्डर, यस सर। लेकिन पहले जब प्रोफेसर आचार्युलु साहब थे आईसी में, उनका ऑर्डर कितना बढ़िया होता है। मैं 2 लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ, साफ हो जाएगा। मैं पढ़ा है। आई थिंक टाइम का भी आशीष नारायण जी, आप अपन और भी देखिए, आपने प्रश्न पूछ लिया है, अब थोड़ा सा और कुछ लोगों के प्रश्न ले लें। कुछ प्रश्न आप अगले कार्यक्रम में पूछिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं और ललित सोनी जी, आपका क्या प्रश्न है, शॉर्ट में पूछें। सर प्रणाम, सभी वरिष्ठ लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे वर्चुअल कोर्ट के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन, मतलब फायदे की चीज है। इसका एक फायदा मेरे सामने आया था। एक हियरिंग लगी थी, नित्यानंद जी हैं अभी मौजूद? हाँ मौजूद हैं, सभी मौजूद। भाई साहब, एचएमए की जो है कि 13(1) के तहत एक एप्लीकेशन लगी थी एडीजे कोर्ट में। तो उसके अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट हियरिंग होती, उसके पहले अब जो सामने वाले पार्टी थी वो हाई कोर्ट की एमसीसी में चले गए। तो सेम डे में उसकी फर्स्ट हियरिंग थी एडीजे में और सेम डे में हाई कोर्ट की हियरिंग थी। जैसे ही हियरिंग शुरू हुई तो 21(1)A के तहत उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। आप चूंकि कानूनविद हैं तो इसको बहुत अच्छी आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हियरिंग होने के पहले वो स्टे हो गया और उसकी ऑनलाइन जब वर्चुअल हुई तो मैंने उसको बकायदा ऑनलाइन यहाँ घर बैठ के सुना। तो मुझे भी इतना फायदा महसूस हुआ कि वर्चुअल हियरिंग कहीं ना कहीं बहुत रिवॉल्यूशन है और कहीं ना कहीं बहुत कारगर है। जबकि जो पार्टी थी वो उस एडीजे कोर्ट में प्रेजेंट होने गई, उसके पहले पता पड़ा कि वो कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको स्टे ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया चीज है और आप लोगों ने ये भी प्रयास किया, इसके लिए भी ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सर शिवानंद जी आपको कि आपने ये एक बात रखी। ठीक, धन्यवाद ललित जी, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें यदि वर्चुअल कोर्ट में सबसे ज्यादा किसी को फायदा है तो वो आम पब्लिक को है, क्योंकि यदि वो यूट्यूब या किसी माध्यम से टेलीकास्ट होता है तो एक सामान्य व्यक्ति जिसने वो प्रकरण लगाया हुआ है वो ये जानना चाहता है कि उसका वकील या सरकारी वकील या जज उस पर क्या पक्ष विपक्ष अपना रख रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं, क्या आर्गूमेंट्स है, कौन सा पॉइंट मिस कर दिया है, कौन सा नहीं मिस किया है। तो हमारे ख्याल से आम पब्लिक के लिए, उस पीड़ित व्यक्ति के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आगे बढ़े और ये आरटीआई एक्टिविस्ट जय कृष्णा जी आप का इसमें आ रहा है। जय कृष्ण जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। शिवानंद जी नमस्कार, शैलेश गांधी जी नमस्कार, सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ जय कृष्ण जी बताइए, बोलिए, प्रश्न में आ जाइए। मेरा क्या रिक्वेस्ट था, हम लोग जो
हर एक रविवार को सेमिनार कर रहे हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। यह है कि नए नए चीजों को रास्ता खुल रहा है, और वर्चुअल हियरिंग के ऊपर हो, चाहे लास्ट वीक जैसे हम बात कर रहे थे राइट टू रिकॉल के ऊपर हो, कोई भी टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करने के बाद जो मंथन होता है उसको लेकर ऑल ओवर इंडिया पे हर एक पिन कोड पे हम लोगों का नहीं, राइट टू संगठन रिकॉल, हाँ हाँ, हमें पता है, पिछली बार भी आपने चर्चा की थी राइट टू रिकॉल, और इस विषय में हम शैलेश सर, राहुल सर और सबसे भी चर्चा करेंगे। आपके पास कौन से एक्सपर्ट हैं राइट टू रिकॉल में, आप उनको लाइए, तो फिर उस पर और विस्तृत चर्चा हो, है ना। पहले आप एक्सपर्ट आप लोग सजेस्ट करिए कि कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं राइट टू रिकॉल पे जो काम कर रहे हैं पहले से, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस पे काम करना राइट टू रिकॉल पे शुरू नहीं किया है, मतलब शुरू कर दिया है, चर्चाएं होती रहती हैं लेकिन नॉट एक्सपर्ट। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट भी आने चाहिए जो काफी काम किए हुए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताएं इस तरह से, तब तो मतलब उसका कुछ आम जनता को भी फायदा होगा, है ना। हम लोग आपस में चर्चा कर लेंगे, वो मतलब उतना हमें सफिशिएंट महसूस नहीं होता है, हमें लगता है कि और भी कुछ लोग इसमें जोड़ना चाहिए। आप बताइएगा चेन्नई साइड से आपके कौन से लोग हैं, ठीक है जय कृष्ण जी? जी धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। प्रेमवीर सिंह जी, आपके क्या प्रश्न है? प्रेमवीर सिंह जी, नॉट हैव ए क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े फिर। और किसी के कोई प्रश्न है क्या, कि फिर कार्यक्रम को समापन करें? आत्मदीप सर कुछ कार्यक्रम में अपना और विचार रखना चाह रहे हैं? आत्मदीप सर।